So, good evening, everybody. Welcome to day number 2, Indian Contract Act 1872, यूनिट नंबर 3 का रिवीजन। दोस्तों, अगर आपको याद हो, लास्ट सेशन में मैंने आपको इस पूरे चैप्टर को बताया था। मैंने इसको 4 पार्ट्स में बांट के रखा है। पहले 2 पार्ट्स हमने पिछले वीडियो में रिवाइज कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखे तो वो आप देख लीजिए, बिकॉज कल से अपनी राइटिंग प्रैक्टिस इस टॉपिक की रहेगी। ओके, नाउ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, ये हमारा थर्ड पार्ट है। एंड लास्ट इज एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ये यहाँ पर लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन के लिए सेक्शन 23 एंड 24 अपने को पढ़ना है। और अगर मैं बात करूं एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, तो सेक्शन 26 से लेकर 30 तक अपने को पढ़ना है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स मूव अहेड। मैं आपको अगेन बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, और हैंड रिटन नोट्स, क्वेश्चन बैंक, जितने भी टॉपिक्स इस बाउंस बैक सीरीज में हुए हैं, उन सभी के लिए एक रिसोर्सेस एक ही जगह पे मैंने कर दिए हैं, दैट इज गूगल ड्राइव, और उसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। फटाफट से उसे डाउनलोड करें और स्टार्ट करें। नाउ माय फ्रेंड्स, हमने खत्म कर लिए थे 2 पार्ट। पूरा हमने सेक्शन 11 खत्म किया था, सेक्शन 12 खत्म किया था, सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो करीबन 12 सेक्शंस हमने पिछले रिवीजन सेशन में कवर किए थे। ओके, नाउ ध्यान से समझना। बिफोर स्टार्टिंग एक बार हम वापस से क्विकली रिकैप कर लेते हैं। सेक्शन 11 दोस्तों था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के बारे में, जो 3 लोगों के बारे में बोलता था कि पार्टी शुड बी 18 प्लस, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सेक्शन 12 बात करता था अनसाउंड माइंड के बारे में। सेक्शन 13 बात करता था कंसेंट के बारे में, कि भाई कंसेंट सेम सेंस और सेम थिंग में हो। ओके, जिसे हम कंसेंसस एड इडम बोलते थे। ओके, देन अगर मैं आपको बताऊं तो सेक्शन 14 जो बात करता था फ्री कंसेंट की, और 15 बात करता था कोर्शन की, 16 बात करता था अंडी इन्फ्लुएंस की, 17 दोस्तों बात करता था फ्रॉड की, 18 बात करता था मिस रिप्रेजेंटेशन की, 19 बात करता था इफेक्ट ऑफ कोर्शन, अंडी इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन की। देन दोस्तों हम जाते हैं सेक्शन नंबर 20, 21, 22 जो बात करता था मिस्टेक की। तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ या फॉरेन लॉ, तो मिस्टेक ऑफ लॉ सेक्शन 21 में था, बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट 20 में था, और 22 में था यूनिलेटरल मिस्टेक। उसके बाद अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज टॉक्स अबाउट सेक्शन 23 एंड 24। यहाँ पे बात हो रही है सेक्शन 23 एंड 24 की, और उसमें हम पढ़ रहे हैं लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में। कंसिडरेशन एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, इधर उधर नहीं देखना है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन लॉफुल के साथ साथ क्या होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन के साथ साथ लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। इसको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बताया था। इसको याद करने के लिए मैं मेरी रेगुलर बैच में निमोनिक बताता हूं। आप लोगों को याद होगा, आरएम की जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं और जो लोग नहीं, मेरे से नहीं पढ़े, किसी से भी पढ़े हैं, तो मैं आपको याद करूं, बिकॉज देखो, आपको लॉ समझ में आए ये तो कोई भी समझा सकता है, बट याद भी होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पार्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस सब्जेक्ट। करेक्ट है? मैं कितना भी आपको एक्सपर्टीज दे दूं, बट द फैक्ट इज अगर आपको वो चीजें याद नहीं है तो कोई सेंस नहीं है, और याद होने के बाद अगर आप उसे लिख नहीं पा रहे हो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ में लिखने का। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अच्छा, इसको याद करने के लिए मैं आपको निमोनिक देता हूं, दैट एफ स्क्वायर डी आई स्क्वायर, एफ स्क्वायर डी आई स्क्वायर, एफ डी आई। मैं इसको याद कैसे रखता हूं, एफ डी आई, जिसमें एफ पे स्क्वायर है और आई पर स्क्वायर है। ठीक है, और फिर लास्ट में है इतिश माममीय, इतिश माममीय। ठीक है, तो ये 2 निमोनिक आपको याद रखने। इन दोनों निमोनिक को कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी ही देर में। सबसे पहले एफ स्क्वायर डी आई स्क्वायर, तो मतलब यहां पर 2 एफ है। करेक्ट है दोस्तों, 2 एफ है, करेक्ट है आपको। एफ स्क्वायर में पहला एफ फॉरबिडन बाई लॉ, दूसरा फ्रॉडलेंट। एफ स्क्वायर में पहला एफ है फॉरबिडन बाई लॉ, दूसरा है फ्रॉडलेंट। उसके बाद आता है डी, डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ, डी फॉर डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ, आई फॉर इंजुरी और आई फॉर इमोरल। ठीक है, आई स्क्वायर है तो यहां पर 2 आई है। ठीक है, तो सबसे पहले एफ स्क्वायर डी आई स्क्वायर, एफ स्क्वायर डी आई स्क्वायर, एफ फॉर फॉरबिडन बाई लॉ, एफ फॉर फ्रॉडलेंट, डी फॉर डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ, आई फॉर इंजुरी एंड आई फॉर इमोरल। दोस्तों इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मैं चलता हूं मेरी टेक्स्ट बुक पर। मैं आपको मेरी टेक्स्ट बुक का ये जो पार्ट है, इतना एक्स्ट्रैक्ट पार्ट मैं आपको मेरे ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा। डोंट यू वरी अबाउट इट, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, डोंट यू वरी अबाउट इट। ठीक है, ओके, नाउ
चूंकि चूंकि यहां पर दोस्तों अपने को यहां पर क्लियरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अपने को एक एक चीज को डिटेल में देखना है और क्विकली उसे रिकैप करना है। देखिए लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन सबसे पहला है व्हेन कब लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन होगा और कब नहीं होगा, ये सब अपने को समझना है। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले पहले हमने निमोनिक कौन सा पढ़ा, एफ स्क्वायर डी आई स्क्वायर, ठीक है। एफ फॉर फ्रॉडलेंट एंड एफ फॉर फॉरबिडन बाय लॉ, डी फॉर डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ, ये कीवर्ड्स हैं याद रखने के लिए। आई फॉर इंजरी, आई फॉर इमोरल, पक्का ओके सर आगे बढ़ जाओ। तो कब कब एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं होंगे, उसके लिए ट्रिक मैंने आपको बताई है, एफ स्क्वायर डी आई स्क्वायर, एफ स्क्वायर जस्ट अ मिनट, एफ स्क्वायर डी आई स्क्वायर, ठीक है। कब कब यहां पर लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगा, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 23 एंड 24। चलिए फटाफट से पहला हमारा जो फोकस है, कब कंसिडरेशन फॉर या ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉरबिडन बाय लॉ है। फॉरबिडन का मतलब होता है प्रोहिबिटेड, फॉरबिडन का मतलब होता है दोस्तों प्रोहिबिटेड, ठीक है, प्रोहिबिटेड। ऐसा कोई भी एक्ट जो फॉरबिडन बाय लॉ है या प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, आर दोज which are punishable under any statute, statute का मतलब होता है law, as well as prohibited by regulations, orders made in exercise of the authority conferred by the legislature। legislature का मतलब law, जो law बनाता है, और conferred का मतलब होता है created, created by the legislature, legislature मतलब law maker, law maker ने ऐसा कोई भी मतलब ऐसा कोई भी एक्ट, ऐसा कोई भी काम जो forbidden by law है, prohibited by law है दोस्तों, वो किसी कानून के अंदर या किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर प्रोहिबिटेड है, बैंड है इन द आईज ऑफ लॉ, तो भाई साहब फिर वो ना तो लॉफुल है, वो क्या हो जाएगा, अनलॉफुल। वो उस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन अनलॉफुल हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो सकता है। सर एग्जाम्पल दे सकते हो क्या, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट से इसी एग्जाम्पल को देखते हैं जो मेरी टेक्स्ट बुक पे है। एक फादर ने अरेंज करी अपने फादर हैड अरेंज द मैरिज ऑफ ए 17 इयर्स बॉय, 17 साल के लड़के की शादी उन्होंने अरेंज करी है और उसमें दहेज भी लिया है फ्रॉम द गर्ल्स पेरेंट। तो कैन आई से सच मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट टेक प्लेस इन इंडिया, द मिनिमम एज ऑफ अ बॉय फॉर मैरिज इज 21 ईयर्स। 21 से पहले आप शादी कर ही नहीं सकते एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट है। और डोरी भी परमिसिबल नहीं है इन द इंडियन लॉ, तो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, बिकॉज यहां पर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों ही फॉरबिडन बाय लॉ है। एक तो कंसिडरेशन क्या है कि भाई डोरी लेना, इट इज नॉट, मतलब इट इज नॉट अलाउड, इट इज अनलॉफुल। व्हाई, दहेज लेना एज पर इंडियन लॉ इज प्रोहिबिटेड। सेकंड एक और बात मैं बताता हूं, 21 से पहले किसी लड़की की शादी नॉट अलाउड, कहने से ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों यहाँ पर अनलॉफुल हैं, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, नहीं। फॉरबिडन बाय लॉ समझ में आ गया, मतलब एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ and forbidden by law under any statute or any regulation made there under by the lawmakers or legislature। नेक्स्ट इज सर, नेक्स्ट है यहाँ पर एफ के बाद आता है एक और एफ, फ्रॉडलेंट वाला, फटाफट से वो भी देख लेते हैं। फ्रॉडलेंट, व्हेन इट इज फ्रॉडलेंट, या तो कंसिडरेशन या तो ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, फ्रॉडलेंट। एग्रीमेंट विच आर एंटर्ड इनटू टू प्रमोट द फ्रॉड आर वॉइड। ऐसा एग्रीमेंट जहां पर उद्देश्य एग्रीमेंट का या फिर कंसिडरेशन दोनों किस तथ्य पे बन रहे हैं, फ्रॉड करने के उद्देश्य से, मतलब इंटेंशन यहाँ पे फ्रॉड थी, तो कहना इसे वो भी क्या हो जाएगा, अनलॉफुल। वो लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन का पार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन फ्रॉडलेंट है। एग्जाम्पल, ए बी और सी तीनों एंटर करते हैं एक एग्रीमेंट में कि भैया वो बांट लेंगे मुनाफा, एक्वायर्ड और टू बी एक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड। ए और बी सी तीनों मिलके क्या करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनसे पैसे हट लेते हैं, और इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया। आपस में एग्रीमेंट क्या किया कि ये जो भी फ्रॉडगिरी की तरीके से पैसा कमाएंगे आपस में बांट लेंगे, तो कहना ही ये एग्रीमेंट ही वॉइड है, बिकॉज इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, एक्विजिशन ऑफ गेन्स बाय फ्रॉड। समझ में आ रही बात
यस नो? ये बहुत सिंपल टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें अभी तक? फटाफट से बोलिए यस नो। आंसर इज यस। नाउ थर्ड वन इज डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ। डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ, एक एक्ट होता है बेटा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पोबा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ठीक है, जिस भी एंटिटी पर वो एप्लीकेबल होता है, ध्यान से समझना, जिस भी एंटिटी पर वो एप्लीकेबल होता है, उस एंटिटी को अपने एम्प्लॉयज को बोनस देना पड़ता है। और मिनिमम बोनस देने के लिए क्या बोला गया है? मिनिमम बोनस देने के लिए क्या बोला गया उसने कि भाई 8.33% ऑफ द सैलरी आपको बोनस देना पड़ेगा। 8.33% सैलरी जो आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते हो, फॉर एग्जांपल आप देते हो 1 लाख रुपए सैलरी, ठीक है, एज एन एम्प्लॉय। अब बोनस एक्ट आपकी कंपनी पर या आपकी एंटिटी पर या आपके बिजनेस पर एप्लीकेबल है, करेक्ट है? आपके सिलेबस में नहीं है बोनस एक्ट, बस मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, फालतू की बात करने के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं, आपके पास भी टाइम नहीं, एग्जाम आ रही है। चलो इधर आ जाओ। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 बोलता है एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई क्या देगा? बोनस। अगर आपकी एंटिटी पर क्या एप्लीकेबल हो गया? बोनस एक्ट। ठीक है, कितना मिनिमम बोनस देना है? मिनिमम बोनस कितना देना है वो बोलता है बेटा 8.33% ऑफ द सैलरी, करेक्ट। अब किसी की सैलरी 50,000 है तो उसका 8.33% मिनिमम आपको बोनस देना ही पड़ेगा, अगर आपकी कंपनी पर या एंटिटी पर बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट पर बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना क्या बोलता है यहाँ पे, होता क्या है। अगर मिनिमम बोला है 8.33, क्या आप 9% दे सकते हो बोनस? यस। आप 10% बोनस दे सकते हो एम्प्लॉय को? यस। बट क्या आप 5% बोनस दे सकते हो? 8.8% ही दे सकते हो क्या? सोचो ना, 8.33 मिनिमम है तो क्या 8% बोनस दे सकते हो? नॉट अलाउड। पूछो क्यों? क्योंकि आपने लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर दिया। आपने लॉ के जो प्रोविजन है उसको ही डिफीट कर दिया। लॉ बोलता है भाई मिनिमम कितना देना है? 8.33, आप दे रहे हो 6%, आपने डिफीट कर दिया प्रोविजन ऑफ लॉ। यस और नो? तो जब कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज सच दैट कि वो परमिट करते हैं, वो ऐसा परमिट आपने किया है कि भाई वो प्रोविजंस ऑफ लॉ को डिफीट कर जाए, मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर ऑफ सच नेचर दैट इट प्रोहिबिट्स द प्रोविजंस ऑफ लॉ और डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ लॉ। पढ़ते हैं, इफ द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज ऑफ सच ए नेचर दैट नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ। तो यहाँ पर अगर इनडायरेक्टली भी आपने प्रोविजन लॉ के प्रोविजंस को डिफीट किया तो ऐसे केस में एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन फुलफिल नहीं होता है। करेक्ट है। टेक्निकली सेक्शन 23 24 बोलता है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ वैलिड ऑब्जेक्ट होता है, सारी चीजें वैलिड कंसिडरेशन होती है एक्सेप्ट दीज। अगर ये एलिमेंट्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स कौन से? एफ स्क्वायर, डी आई स्क्वायर, एफ स्क्वायर, एफ फॉर फ्रॉडलेंट, एफ फॉर फॉरबिडन बाय लॉ, 2 पढ़ लिया हमने, डी फॉर डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। अब बचे हैं 2, आ जाओ। पहला है इंजरी टू द पर्सन, इंजरी टू द पर्सन। द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन is unlawful in a contract if it involves injury to the person or property of another। मतलब ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या हो जाएंगे? अनलॉफुल हो जाएंगे अगर अगर उसमें कुछ ऐसा है जिसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है? इंजुरी दे रहे हो, आप किसी पर्सन को इंजुरी दे रहे हो या तो उसकी प्रॉपर्टी को खराब कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये वाला नोट पढ़ते हैं, एन एग्रीमेंट टू प्रिंट अ बुक इन वायलेशन ऑफ अनदर्स कॉपीराइट इज वॉइड एज द ऑब्जेक्ट इज टू कॉज इंजरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। देखो मान लो आपको पता है ना कॉपीराइट होता है। मान लो ये बुक मैंने बनाई है, ठीक है, मैंने ये बुक बनाई। अब दोस्तों भारत कानूनों का देश है, ठीक है, भारत क्या है? कानूनों का देश है। कॉपीराइट एक्ट 1957 में बोलता है कि अगर किसी चीज का किसी पर्सन ने पहले कॉपीराइट ले चुका है, ले लिया है, तो कहना इसे कोई दूसरा पर्सन वो चीज यूज नहीं कर सकता बिना उसके परमिशन। यस और नो? ठीक है। अब एक एग्रीमेंट आपने किया टू प्रिंट अ बुक इन वायलेशन ऑफ अनदर्स कॉपीराइट। भाई मैंने और आपने मिलके किसी किसी तीसरे की बुक जो ऑलरेडी कॉपीराइट है, जिसका ऑलरेडी उसके पास कॉपीराइट है, अपन दोनों मिलके उसको प्रिंट करते हैं, तो कहना ही से इससे उसकी प्रॉपर्टी डैमेज होगी क्योंकि बुक तो अब उसकी प्रॉपर्टी है। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? तो कहना ही से उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचेगी। इट इज ऑल्सो वॉइड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज फॉरबिडन बाय लॉ। और टेक्निकली आप देखो तो कहना ही से कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन है, तो कहना ही से यू आर डूइंग एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय अनदर स्टैट्यूट। यस और नो? तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ऐसा कोई एग्रीमेंट किया जिसमें ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या है? इंजुरी पहुंचाता है किसी दूसरे को, पर्सन को या फिर उसकी प्रॉपर्टी को।
करेक्ट है। आपको ये 4 पॉइंट्स में से पहचानना होगा और केस स्टडी में आंसर करना होगा। करेक्ट है, यस नो, आंसर इज यस। या फिर जब कंसिडरेशन इन एग्रीमेंट इज इमोरल, इमोरल मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट, इमोरल का मतलब होता है सोसाइटी के अगेंस्ट, इमोरल मतलब अगेंस्ट सोसाइटी, मतलब अनैतिकता, ऐसे काम जो अनैतिक है, नैतिक नहीं है, है ना, या फिर जो मर्यादा में नहीं, अमर्यादित काम, है ना। इमोरल का मैं हिंदी में मतलब मैंने बताया। आपको बताओ ऐसा ऐसा कोई एग्रीमेंट जहां कंसिडरेशन क्या है, इमोरल है, अगेंस्ट दी सोसाइटी है, अगेंस्ट दी सोसाइटी वैल्यूज है, उसको हम बोलते हैं अनलॉफुल। पक्का। अच्छा ध्यान से समझना, द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एग्रीमेंट वेयर द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल बीइंग इमोरल, इमोरल होने की वजह से वो अनलॉफुल हो जाते हैं। मान लो पी हैड एडवांस मनी टू डी, a married woman, to enable her to obtain a divorce from her husband, and D had agreed to marry him as soon as she could obtain the divorce. It was held that P was not entitled to recover the amount since the agreement has had for its object the divorce of D from her husband, and the promise of marriage given under these circumstances was against good morals. देखो कहना से यहाँ पर P ने D को पैसे दिए एडवांस में, ताकि ताकि पी हैड एडवांस मनी टू डी, एक मैरिड वुमेन है जिसने डी को पैसे दिए हैं, काहे के लिए, ताकि वो अपने हस्बैंड से क्या ले सके, डाइवोर्स। डाइवोर्स लेना सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, अनएथिकल मतलब अनैतिक माना जाता है, बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि भाई सात तो जन्मों का साथ होता है, ऐसा वगैरह, है ना। अब कहना से यहाँ तो आप पैसा देके डाइवोर्स करवा रहे हो, कहना से ये तो क्या हो रहा है, अनैतिक, अनैतिकता है, तो कहने से इट इज इमोरल, सोसाइटी के अगेंस्ट है। क्यों, ताकि वो आपसे खुद शादी कर सके। ऐसा मत समझना डाइवोर्स कराना इज इमोरल, आपने डाइवोर्स करवाया, पैसे दिए, और फिर आपने डाइवोर्स करा के सामने वाले से शादी कर ली, तो कहना ही से ये तो आपने दूसरे का घर तोड़ के अपना घर बना रहे हो, ये तो सोसाइटी के अगेंस्ट है ना, अच्छा काम नहीं है ये। आप ये बात समझ रहे हो, आप दो लोगों की लाइफ के बीच में गलत काम कर रहे हो। कहना से द ऑब्जेक्ट इज इमोरल टू द सोसाइटी। पक्का। देन आता है सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट होता है एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। उनको भी हम क्या मानते हैं, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इनको भी हम क्या मानते हैं, अनलॉफुल। पक्का। ना ध्यान से समझना, पहले मैंने आपको बताया ऐसे पांच एग्जांपल्स जो क्या है, अनलॉफुल है, जिसमें अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है या तो अनलॉफुल कंसिडरेशन है, एज पर सेक्शन 23 एंड 24 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये दोनों सेक्शन साथ में आते हैं जब भी आप आंसर लिखेंगे। अब ध्यान रखना, इसमें पहला क्या था, एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर मतलब पहला फॉरबिडन बाय लॉ या फिर एक्ट इज फ्रॉडुलेंट। पक्का। दूसरा डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ, ऐसा ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन वो अनलॉफुल हो जाएगा अगर उसमें कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट है जो डिफीट करता है, ऐसा एक्ट का इन्वॉल्वमेंट है जो डिफीट करता है प्रोविजंस ऑफ लॉ। देन आता है थर्ड, थर्ड है आई स्क्वायर। आई में ऐसा ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन हम उसे क्या मान लेंगे, अनलॉफुल, अगर वो इंजरी क्रिएट करता है किसी पर्सन या फिर उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहां पर कंसिडरेशन अगर इमोरल है तो फिर वहां पे भी हम अनलॉफुल मान लेंगे ऐसे एग्रीमेंट को। ओके, तो ये तो हो गए पांच। इसके बाद आता है ऐसा एग्रीमेंट जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्या है दोस्तों, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब ऐसे तो बहुत सारे एग्रीमेंट है जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो हमें इसको कैसे एग्जाम में याद रखना है, उसके लिए एक और निमोनिक है, इतिश मामामिया। इतिश मामामिया, ई फॉर एनिमी, T for trafficking, I for interference, S for stifling prosecution, M for maintenance and company, M for marriage brokerage contracts, I for interest against obligation, and A for agreement for creation of monopoly। फटाफट से अपन इसको देख लेते हैं कि क्या बोलना चाहता है लॉ। ठीक है, अगेन तो यहां पर याद रखना, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट अनलॉफुल कंसिडरेशन में दो बातें, टोटल 6 बातें याद रखनी है। पहली चीज कि एफ स्क्वायर डी आई स्क्वायर, और लास्ट वाला एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, इतिश ममा मीमिया। इतिश ममा मिया। ई फॉर एनिमी, अगर आप एनिमी से, एलाइन एनिमी वगैरह से अगर आप ट्रेड करते हो तो कैन आई से द एग्रीमेंट इज वाइड, can I say the agreement is void? So trading with an enemy is regarded as opposed to public policy. Thus, an agreement made with an alien enemy is unlawful on the ground of public policy and it is void. पक्का क्लियर है। अच्छा, ई के बाद आता है टी, टी फॉर ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस। ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस, तो इतिश मामामिया में पहला वाला क्या था,
पहले तो क्या पढ़ रहे हैं हम, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जो कि अनलॉफुल है। या तो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा या तो कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा। ठीक है सर, उसमें पहला क्या था, ई फॉर ट्रेडिंग विद एनिमी, किसी भी एनिमी से ट्रेड करना, क्योंकि वो हमारा एलाइन एनिमी है, तो इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, सिंस इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो कैन आई से द एग्रीमेंट इज वॉइड। पक्का। नेक्स्ट, ट्रैफिकिंग विद इन पब्लिक ऑफिसेस, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस, तो ध्यान से समझना, ये होता क्या है, मान लो पब्लिक ऑफिसेस का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिसेस, है ना भाई साहब। गवर्नमेंट ऑफिसेस में अगर आप रिश्वत दे के कोई काम कराते हो, तो कहने से ये एग्रीमेंट्स भी सारे के सारे क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। ध्यान से समझना, द एग्रीमेंट्स विच अफेक्ट्स द नॉर्मल वर्किंग ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर वॉइड एज दे आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। द एग्रीमेंट्स विच अफेक्ट्स द नॉर्मल वर्किंग ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर वॉइड एज दे आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूँ, एक बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ। 10 लाख दो और रेलवे में जॉब लगवा दूंगा, और 10 लाख दिए बट नो जॉब, तो कहना इसे एग्रीमेंट, ये तो एग्रीमेंट ही वॉइड है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमने जॉब दिलाने के लिए ऐसा किया, करेक्ट है। अगर जॉब मिल भी गया तो भी एग्रीमेंट इज वॉइड, क्योंकि कभी भी हटाया जा सकते हो। एग्जाम्पल, अपॉइंटमेंट डिसीजन इन कंसिडरेशन ऑफ मनी आर वॉइड। सिमिलरली द एग्रीमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट of a public recognition such as परमवीर चक्र और एनी अदर टाइटल, आपने किसी को पैसे दिए, आपको अवार्ड मिले, पब्लिक रिकॉग्निशन मिले, वो भी कहना से ऐसे केस में कंसिडरेशन, मतलब या कोई भी कंसिडरेशन मिले, ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड होते हैं। कल को आप इनके बेसिस पे आप सामने वाले को सू नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये तो अनलॉफुल है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है ना दोस्त। ओके सर, इसके बाद आता है आई, ई तेशर, ई फॉर ट्रेडिंग विद एनिमी, टी फॉर ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस, आई फॉर आता है इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस। समझना, ध्यान से समझना, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट आपने किया जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, इंड्यूस करना, इंड्यूस करना मतलब इन्फ्लुएंस करना एक जुडिशियल ऑफिसर को या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को ऑफ द स्टेट टू एक्ट करेक्टली और नॉट इम्पार्शियली इज वॉइड। बेसिकली जैसे क्या होता है ना, आपने जज साहब को रिश्वत दी और जज साहब ने आपके फेवर में डिसीजन दे दिया, तो कहना इसे ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड है, बिकॉज इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो कहना इसे आई फॉर इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस, टी फॉर ट्रैफिकिंग विद पब्लिक ऑफिसेस, है ना। यहाँ पर और यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर आप जुडिशियल ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आईएएस वगैरह को भी आप क्या बोल रहे हो, जो लोग स्टेट मतलब जो कौन होते हैं, एक्ट करते हैं करप्टली, ऐसा उनसे एग्रीमेंट करते हो, तो कहना से वो एग्रीमेंट क्या है, वॉइड। बट यहाँ पे आप नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब लगवाने के लिए कुछ ऐसा काम करते हो, तो वो भी वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस है और ये इंटरफेरेंस विद द लॉ एंड जस्टिस, कानून से खेल रहे हो, करेक्ट है। ओके, कहना इसे एस 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 का मतलब होता है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है, स्टिफलिंग का मतलब होता है बेटा डिले, स्ट्रिपलिंग का मतलब होता है डिले करना, ऐसा एग्रीमेंट करना टू प्रिवेंट इलीगली एनी प्रोसिक्यूशन इज वॉइस एज इट अमाउंट टू अब्यूज ऑफ जस्टिस। एग्जाम्पल के लिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। ए ऑफर्ड 5 lakhs टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू हाइड द एविडेंसेस फाउंड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। मान लो आपको जेल हुई, मतलब आप पे कोई आरोप लगा, ठीक है, अब उस पर इंक्वायरी बैठी, इंक्वायरी के टाइम पर आपको पता चल रहा है कि आप गलत हो, है ना। तो आपने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पैसा दिया और बोला कि जो भी सबूत आपके लिए, आपके मतलब आपको प्रूफ कर दें कि आपने गलती करी है, वो सारे एविडेंसेस जला दिए जाएं, हटा दिए जाएं, गायब कर दिए जाएं, तो कहना इसे ये तो अब्यूज ऑफ जस्टिस हो गया ना। तो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब डिले करना, प्रिवेंट करना इलीगली किसी भी कार्रवाई को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन को, तो उसे क्या हम बोलेंगे, वॉइड। क्यों, क्योंकि वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, इससे सामने मतलब आप सोचो ना, इससे न्याय मिल रहा है क्या, अब्यूज ऑफ जस्टिस हो रहा है, अब्यूज ऑफ जस्टिस हो रहा है। नाउ चार्टर्स, नेक्स्ट इज हितेश मामा मिया, दो बार है, में पहला वाला है मेंटेनेंस इन कैंपटी। मेंटेनेंस इन कैंपटी में मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ध्यान से समझना। मिस्टर एचडी told Mukesh Ambani that he will sue Anil on behalf of Mukesh Ambani for the recovery of the property, क्लियर है। और साथ में साथ में सुनो ना, मैंने मुकेश भाई को बोला, मुकेश भाई हमारे दोस्त हैं, मुकेश अंबानी जी, उनको मैंने बोला कि मैं अनिल अंबानी पर केस कर दूंगा, है ना, अनिल अंबानी को सू करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ यू, आप नहीं आओगे, मैं आपके बिहाफ पे जाऊंगा और रिकवरी
प्रॉपर्टी की रिकवरी करने के लिए। ठीक है, याद रखना, याद रखना, अगर ऐसा मैंने एग्रीमेंट किससे किया है, मुकेश भाई से, अकेला यही एग्रीमेंट किया है, तो इट इज वैलिड बिकॉज इट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, ओनली मेंटेनेंस का एग्रीमेंट किया है तो कैन आई से इट इज वैलिड। बट साथ में मैंने पता क्या बोल दिया, कैंपर्टी, कैंपर्टी का मतलब कंडीशन अटैच कर दी। क्या अटैच करी मुकेश भाई से कि इट वाज एग्रीड बिटवीन एचडी एंड मुक्स, मुक्स मतलब मुकेश, दैट मुकेश विल शेयर 40% ऑफ द रिकवरी विद द एचडी। तो कैन आई से, कैन आई से, कैन आई से, यहां पर तो मेरा भी लालच है ना। मेन एग्रीमेंट क्या था कि मैं मुकेश अंबानी के बिहाफ पर केस फाइल करूंगा, वकील तो कर ही सकता है, अकेला ये चीज है फॉर द रिकवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि उनके बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। करेक्ट है, तो ये अकेला एग्रीमेंट इज वैलिड, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बट साथ में मैंने कंडीशन क्या डाली, उस रिकवरी से 40% मेरा। ओ, मेंटेनेंस इन कैंपर्टी, मेंटेनेंस इन कैंपर्टी अगर है तो वॉइड, ओनली मेंटेनेंस है तो वैलिड, याद रखना। एग्जाम्पल अब पढ़ लेते हैं। मेंटेनेंस क्या होता है, प्रमोशन होता है, सॉरी, प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन, प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन इन विच लिटिगेंट हैज नो इंटरेस्ट, और कैंपर्टी इज द बार्गेन, वन पार्टी अग्रीज टू हेल्प, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प द अदर इन रिकवरिंग द प्रॉपर्टी विद अ व्यू ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ लिटिगेशन। मैंने लिटिगेशन फाइल क्यों की अनिल अंबानी पे, ताकि मुकेश अंबानी को जो भी प्रॉपर्टी रिकवर हो उसमें से कुछ हिस्सा मुझे मिल जाए। तो कहना ही सही है, तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। ऐसे तो सारे एडवोकेट लोग यही करने लग जाएंगे, ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। समझ में आ रही बात? ओके, सो मेंटेनेंस एंड कैंपर्टी इज ऑल्सो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कितना हो गया इतिश मामा मिया? ई फॉर एनेमी, ट्रेडिंग विथ एनिमी, है ना। टी फॉर ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस, आई फॉर interference with the course of law and justice, S for stifling prosecution, M for maintenance and camperty. Mamma mia. M for marriage brokerage contract, marriage brokerage contract, ऐसा agreement to procure the marriage of a person in consideration of a sum of money is called marriage brokerage contract. Such contracts are being opposed to public policy. मतलब 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 मुझे आप पैसा दो, मैं सामने वाले से मैरिज तोड़ दूंगा। मुझे आप पैसा दे दो, मैं आपके, मतलब क्या हुआ, ऐसा हो जाता है कई बार, आपने देखा होगा ना कि आपने पैसे दिए और सामने वाले ने मैरिज तोड़ दी। ऐसे कोई एग्रीमेंट, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिससे शादी टूटती है, और शादी एक पवित्र बंधन होता है, अनलॉफुल, अनलॉफुल है। और ये एम का मतलब भी वही है। ठीक है, अगला है इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। अगला क्या है बेटा, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। ये सारे पॉइंट्स ना दिखते डिफिकल्ट है बहुत आसान। द फॉलोइंग इज द, इनकी हेडिंग्स याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में हेडिंग का ही वेटेज है। द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एग्रीमेंट दैट आर वॉइड, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन इज as they tend to create an interest against obligation. The object of such agreements is opposed to public policy. ध्यान से समझना, इसको एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। एक मिस्टर ए है जो मैनेजर है फर्म के, अग्रीज टू पास अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एक्स, कॉन्ट्रैक्ट किसको देना चाहते हैं, एक्स को, इफ एक्स पे ए 20,000 प्राइवेटली, द एग्रीमेंट इज वॉइड। अगर आपने एक मूवी देखी हो नेटफ्लिक्स पे, लकी भास्कर, लकी भास्कर, याद होगा, वो बैंक के बाहर बैठ के, बैंक के बाहर बैठ के लोगों के बैंक के फॉर्म्स भरता था, बैंक में जॉब करता था इनिशियली, यस और नो। तो लकी भास्कर में वो क्या कर रहा है, वो टेक्निकली, टेक्निकली इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन कर रहा है। भाई मैं सीनियर हूं, है ना, और मैं ये प्रोजेक्ट आपके पास पहुंचा दूंगा, बशर्ते आपको अगर ये प्रोजेक्ट चाहिए तो आप मुझे कुछ हिडन प्रॉफिट दें, हिडन एलिमेंट दें, हिडन पैसा दें। तो कहना इसे इट इज इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। ऐसे तो जो लोग डिजर्व करते हैं उनको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो कहने से इट इज अगेंस्ट द पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, यस और नो। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, मामा मिया। आई के बाद आता है ए, अग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, अग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हैं, मान लो मुकेश जी, है ना, जियो वाले आ गए, एयरटेल वाले आ गए, दोनों मिलकर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अब हम दोनों के अलावा इस मार्केट में कोई दिखेगा ही नहीं, तो कैन आई से इट इज एन एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ अ मोनोपोली। एंड सिंस इट इज एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, क्या कोई नया मार्केट में एंट्रेंट आ पाएगा इसी सेक्टर में? नहीं आ पाएगा। तो कैन आई से दिस एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्योंकि अगर मोनोपोली क्रिएट हो गई तो कहना से आम आदमी को तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। व्हेन आई से आम आदमी, आई डिड नॉट मीन अरविंद केजरीवाल जी, पक्का मैं यहाँ पे आम आदमी की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास। समझ में आ रही बात, यस और नो? आंसर इज यस। नाउ माय वंडरफुल फ्रेंड्स, यहां जाके हमारा ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है।
सेक्शन 23 एंड 24 क्या बात करता है? लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। इसके लिए हमें कितनी बातें याद रखनी थी सर? लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन कब नहीं होता? तो एफ स्क्वायर डी आई स्क्वायर, एफ स्क्वायर डी आई स्क्वायर। एफ फॉर फॉरबिडन बाय लॉ, एफ फॉर फ्रॉडुलेंट, डी फॉर डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, आई फॉर इंजुरी, आई फॉर इमोरल। ठीक है। एंड एग्रीमेंट विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, उसके लिए निमोनिक क्या था? इतिश मामामिया, इतिश मामामिया। आई ई फॉर एनिमी, T for trafficking in public offices, I for interference with the course of law and justice, S for stifling prosecution, M for मेंटेनेंस एंड कैंपर टी। ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो वो भी वॉइड, ये सारे एग्रीमेंट वॉइड हो जाएंगे इतिश मामा मिया वाले। एम फॉर मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, आई फॉर इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट टेंडर दिलाने के लिए आपने पैसा लिया, है ना। ए एग्रीमेंट इन क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज, तो कहना ही से ये जाके यहाँ पे हमारा सेकेंड लास्ट पार्ट मतलब थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं उस पार्ट पे जो लास्ट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, दैट इज एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट्स। ऐसे एग्रीमेंट्स जो क्लियरली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड डिक्लेयर हो चुके हैं, उसके लिए हमें कितने सेक्शन पढ़ने बेटा? 5 सेक्शन पढ़ने हैं। फटाफट से खत्म करते हैं, पानी वानी पी लो, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 26 से लेकर 30 तक 5 सेक्शन। सेक्शन 26 में हुई है शादी। 26 में क्या हुई है बेटा? शादी। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। एक है मिस बडी, है ना, और उनके फादर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है मिस्टर एच डी से। क्या किया है कि बडी के फादर ने अग्री किया है कितना पे करने के लिए? 10 करोड़। किसको? मिस्टर एच डी को, फॉर मैरिंग हिज डॉटर मिस बडी। बडी के फादर ने बोला है कि तुझसे नायाब लड़का तो मुझे मिलेगा ही नहीं, तू सुन किसी और से ब्याह मत करना, मैं तेरे को 10 करोड़ दूंगा अगर तू मेरी बेटी से प्यार मेरी बेटी से प्यार करे और उससे शादी करे। तो कहना इसे यहाँ पे मैरिज के लिए, कहना इसे ये 10 करोड़ लेके मैं किसी और से शादी कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो कहना इसे मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया क्या? यस नो माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो? और लेटर मैंने शादी किससे कर ली? मिस्टर एच डी ने शादी किससे कर ली? समवन एल्स, मान लो उसका नाम है मिस्टर मिस डॉक्टर, डॉक्टर से शादी कर ली। क्या बडी के फादर सू कर सकते हैं मुझ पे? तो आंसर इज नो, बिकॉज सेक्शन 26 बोलता है, बिकॉज सेक्शन 26 बोलता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज का मतलब होता है कि आप किसी को शादी करने से रोक नहीं सकते और उसके लिए एग्रीमेंट नहीं बना सकते। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बना सकते जिससे आप किसी दूसरे पर्सन को शादी करने से रोक दें। समझ में आ रही है बात? क्या ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज मुझे जिससे शादी करनी मैं कर सकता हूं, मैं मेरे से कोई एग्रीमेंट करके रिस्ट्रिक्ट मुझे कर नहीं सकता। क्या ये बात क्लियर है बच्चा? यस नो? आंसर इज यस। तो सेक्शन 26 बोलता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। बट दोस्तों दोस्तों इसके दो एक्सेप्शन है, इसके दो एक्सेप्शन है। एग्रीमेंट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज सेक्शन 26 के दो एक्सेप्शंस हैं। नंबर 1, पर्सन ही माइनर है। सामने वाला पर्सन क्या है? माइनर। अगर वो माइनर है तो मुझे बताओ क्या ये सेक्शन अप्लाई होगा? नहीं होगा। पक्का? रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, कंट्रोल करना, नियंत्रण में रखना। समझ में आ रही बात? तो याद रखना इसके दो एक्सेप्शन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज के, एक तो माइनर, दूसरा रिस्ट्रेन फॉर पार्टिकुलर रीजनेबल टाइम। पार्टिकुलर रीजनेबल टाइम। अगर आपने एग्रीमेंट इसलिए किया क्योंकि भैया तू मेजर हो जा फिर जिससे शादी करना कर ले, तो भैया सही सही रोक लगाई आपने। क्या गलत किया इसमें? करेक्ट है, क्योंकि अभी आप माइनर हो, अभी आप 16 साल के हो, 21 से पहले ब्याह नहीं कर सकते अगर आप बॉय हो। करेक्ट है। नाउ रिस्ट्रेन किया है पेरेंट्स ने, एग्रीमेंट किया है सामने वाले के पेरेंट्स ने कि भैया पार्टिकुलर रीजनेबल टाइम तक के लिए। क्यों? ताकि हमारी बेटी की पढ़ाई हो जाए, पूरी पढ़ाई वढ़ाई हो जाए, कमाने लग जाए, उसके बाद शादी करो ना खूब। तो इस टाइम पीरियड के लिए अगर आपने रिस्ट्रेन किया है शादी करने से तो कहना इसे द एग्रीमेंट इज वैलिड। माइनर से एग्रीमेंट किया है तो वैलिड। ये वाला कौन सा? टेक्निकली सोचो, माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट करोगे वाइड। अच्छा, माइनर के साथ शादी रोकने का भी एग्रीमेंट करोगे तो वो वैलिड हो जाएगा। पूछो क्यों? माइनर 21 से पहले शादी कर ही नहीं सकता, माइनर को पहले मेजर बनना पड़ेगा। हाँ, तो माइनॉरिटी के दौरान अगर आपने किसी माइनर से ये वाला एग्रीमेंट कर दिया तो कहना इसी एक्सेप्शन ही हुआ ना। हाँ, क्योंकि सेक्शन 26 क्या बोलता है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज इज वॉइड। ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा। पक्का? ओके। नाउ कम्स, देखो 26 में आती है शादी, 27 में आता है बिजनेस। बिजनेस मतलब ट्रेड। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, आप ट्रेड करने से रोक रहे हो। चलो, एक है मिस्टर हीथ, उन्होंने एग्रीमेंट किया दीपशिखा से।
मिस्टर हीथ ने एग्रीमेंट किससे किया? दीपशिखा से। तो कहना इससे कौन सा एग्रीमेंट किया? एग्रीमेंट में था दिस एग्रीमेंट इज इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, कि दीपशिखा तू बिजनेस नहीं कर सकती, ठीक है। तो कहना इससे दिस एग्रीमेंट इज वाइड, दिस एग्रीमेंट इज वाइड। आप किसी को बिजनेस करने से कैसे रोक सकते हो? करेक्ट। हाउएवर सेक्शन 27 के भी एक्सेप्शन है। सेक्शन 27 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड के भी कुछ एक्सेप्शन है। कितने एक्सेप्शन सर? 4। उनको कैसे आप याद रखें? गोशी। कैसे याद रखोगे? गोशी। जी फॉर गुडविल, ओ फॉर आउटगोइंग पार्टनर, सी फॉर कॉम्बिनेशन एंड ई फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। मतलब अगर ये 4 बातें हैं और इन 4 बातों पे अपन एग्रीमेंट कर रहे हैं इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, तो कहना इसे द एग्रीमेंट इज वैलिड और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट जनरली एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड मतलब आप किसी से एग्रीमेंट कर लो कि भाई वो व्यापार, वो वाला पर्सन व्यापार नहीं करेगा इस टाइप का, ये तो गलत है ना। भारत में आप सब स्वतंत्र हो, आपका जो मन हो वो करो, करेक्ट है। अच्छा, गोशी अपन इसके एक्सेप्शंस देखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गुडविल, जी फॉर गुडविल, गुडविल मतलब सेलर ऑफ गुडविल। मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स अपनी फ्रेंचाइजी देता है, समझ में आता है ना? हाँ, मैकडोनल्ड्स ने अपनी फ्रेंचाइजी दी एक फर्म, क्या नाम था उस फर्म का? गांजा फर्म। और दोनों के बीच में क्या एग्री हुआ? इट वाज एग्रीड दैट बिटवीन both the parties that McDonald's did not start a new franchisee within 3 किलोमीटर radius of the ganja firm। गांजा फर्म जहां पे मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी ओपन करेगा उसके 3 किलोमीटर के रेडियस में नया मैकडी नहीं ओपन होगा। तो कैन आई से दिस एग्रीमेंट इज वैलिड? अदरवाइज सोचो ना, 3 किलोमीटर के अंदर एक और उन्होंने मैकडोनल्ड्स वालों ने फ्रेंचाइजी ओपन कर दी, इसकी तो सेल डाउन हो जाएगी ना। हाँ, आप यहाँ धंधा डैमेज कर रहे हो अपने वाले का। ओके, गॉट इट। तो अगर सेलर ऑफ गुडविल है तो ऐसे केस में, सेलर ऑफ गुडविल के केस में एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वैलिड। तो अब बात की एक बात, आई बात समझ में? मैं बहुत क्विकली इन चीजों को बता रहा हूं ताकि आपको क्रिस्प पॉइंट्स रहें। अगर आपने ध्यान से सुन भी लिया ना तो काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, सेकंड इज आउटगोइंग पार्टनर। दोस्तों, आउटगोइंग पार्टनर का क्या मतलब होता है? आउटगोइंग पार्टनर का मतलब, मान लो मिस्टर एचडी, बडी और डॉक्टर ने मिलकर एक एचडी फर्म ओपन करी थी, ठीक है। इसमें बिजनेस था, हम लोग क्या करते थे, हमारा बिजनेस था ब्लू ड्रम को मैन्युफैक्चर करते थे। क्या करते थे बेटा? ब्लू ड्रम को मैन्युफैक्चर करते थे। अब डॉक्टर लेफ्ट द फर्म, डॉक्टर लेफ्ट द फर्म, कहने से डॉक्टर इज द आउटगोइंग पार्टनर। तो जब वो जा रही थी तो हम लोगों ने एक एग्रीमेंट किया, इट वाज एग्रीड बिटवीन फर्म एंड द डॉक्टर दैट डॉक्टर विल नॉट स्टार्ट अ न्यू बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ अ फर्म इन द सेम लोकेलिटी फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। हमने बोला देखो आप जा रहे हो, पार्टनरशिप छोड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट 5 इयर्स तक इस लोकेलिटी में आप सिमिलर टाइप का बिजनेस नहीं कर सकते, ये आप कॉन्ट्रैक्ट में हमने उनसे लिखवा लिया। तो ऐसे केस में ये एग्रीमेंट इज वैलिड इवन इफ इट इज इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। तो कहना इसे सेक्शन 26 बोलता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वॉइड, बट उसके कुछ एक्सेप्शन है। सेलर ऑफ गुडविल पहला पढ़ लिया, दूसरा आउटगोइंग ऑफ पार्टनर एग्जांपल्स। नाउ तीसरा कॉम्बिनेशन, ट्रेड कॉम्बिनेशंस आर वैलिड ओनली इफ दे आर नॉट क्रिएटिंग मोनोपोली। जैसे वोडाफोन आइडिया मिक्स हो गए तो कहना इसे ट्रेड कॉम्बिनेशन हुआ, क्या उससे मोनोपोली क्रिएट हुई? नहीं हुई। तो अगर उनसे ट्रेड कॉम्बिनेशन हुए मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है, बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब अमालगमेशन, मर्जर, दो कंपनी मिल गई और फिर बिजनेस चालू कर दी, ज्वाइंट वेंचर हो गया, करेक्ट। अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होता है और इससे अगर कोई मोनोपोली क्रिएट नहीं होती मार्केट में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, द एग्रीमेंट इज वैलिड। अच्छा, एक लास्ट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, इसमें केस स्टडी आती है, केस स्टडी आती है, ध्यान से समझने का। मिस्टर एचडी एक सीनियर डॉक्टर है और इन्होंने एग्रीमेंट किया अपने असिस्टेंट जो जूनियर डॉक्टर है कि दैट डॉक्टर विल वर्क फॉर 5 इयर्स एंड ड्यूरिंग हर टेन्योर शी विल नॉट स्टार्ट another clinic in the same locality। पक्का? मैं एक डॉक्टर हूं, मेरी असिस्टेंट भी डॉक्टर है, ठीक है, वो काम सीख रही है, मेरे अंडर प्रैक्टिस कर रही है। मैंने डे 1 पे ही एग्रीमेंट कर लिया था, यू विल नॉट ओपन अ क्लिनिक इन द सेम लोकेलिटी फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, क्योंकि तुम्हारा टेन्योर क्या है? 5 साल का है, ठीक है। लेकिन 3 साल बाद शी लेफ्ट एंड मिस्टर एच डी, शी लेफ्ट मिस्टर एच डी एंड क्लिनिक, एच डी क्लिनिक उन्होंने छोड़ दिया, 3 साल बाद उसने क्लिनिक छोड़ दी और स्टार्ट करी अपनी ओन क्लिनिक इन द सेम लोकेलिटी। क्या मिस्टर एच डी उसको रिस्ट्रेन कर सकते हैं अगले 2 साल के लिए? आंसर इज यस, वो 2 साल के लिए रोक सकते हैं, रिमेनिंग जो पीरियड बचा है, क्योंकि एग्रीमेंट कितने दिन का था? 5। सर 6 साल के लिए रोक सकते हैं? नहीं, सिर्फ 2 साल, क्योंकि एग्रीमेंट क्या बोलता था? 5। वो भी सेम लोकेलिटी। आप कर रहे हो बेंगलोर में
क्लिनिक ओपन करी, मैं प्रैक्टिस करता हूँ इंदौर में, चलेगा भाई साहब, सेम लोकेलिटी की बात चल रही है। आप समझ रहे हो बात? हाँ, तो याद रखना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में भी ऐसा एग्रीमेंट अगर करते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, तो वो वैलिड है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो भैया यहाँ जाके हमारा सेक्शन 26 भी खत्म हुआ, 27 भी खत्म हुआ। 26 बोलता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, ठीक है, उसके दो एक्सेप्शन, माइनर और रिस्ट्रेन इज फॉर पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है, और वो वैलिड भी है। अच्छा, सेक्शन 27 बोलता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ये भी वॉइड है, बट इसके कुछ एक्सेप्शन है, गो शी, इसमें जी फॉर गुडविल, ओ फॉर आउटगोइंग पार्टनर, सी फॉर कॉम्बिनेशन, ई फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है। अब आते हैं बेटा सेक्शन 28 पर, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, खत्म ही होने वाला है चैप्टर, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। एक है मिस्टर संतोष, ध्यान से समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा मजा आएगा आपको। आप जरूर मुझे मेरे नंबर व्हाट्सएप पर जरूर बताना कि आपके एग्जाम्पल्स कैसे लग रहे हैं, और आपको कहना से क्विकली रिकैप हो रहा है, क्योंकि देखो ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, इसमें आपको रूल बस पता होना चाहिए, क्योंकि इससे केस स्टडीज आती है, सेक्शन 26 से लेकर 30 के बीच में केस स्टडी आएगी ही आएगी। मिस्टर संतोष ने एग्रीमेंट किया मिस्टर हीथ से, और एग्रीमेंट क्या था, मिस्टर संतोष एंड मिस्टर हीथ अग्रीड दैट नो पार्टी विल फाइल सूट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब संतोष और हीथ आपस में ये एग्रीमेंट कर लिए कि दोनों मिलकर आपस में पहला एग्रीमेंट क्या किया, दोनों मिलकर आपस में जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, मतलब कोई किसी पार्टी ने कोई काम पूरा नहीं किया, तो उसमें ये आपस में एक दूसरे को कोर्ट में नहीं घसीटेंगे, भैया ये ऐसा एग्रीमेंट तो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, लीगल प्रोसीडिंग करने के लिए ही रोक दिया, कानूनी लड़ाई ही रोक दी आपने, करेक्ट है, ओके। दूसरा क्या है, मिस्टर संतोष एंड मिस्टर हीथ अग्रीड इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट शूट एग्रीड इन केस, और अगर कोई ब्रीच होता है तो सूट शुड बी फाइल्ड विद इन 6 मंथ्स एंड नॉट देयर आफ्टर। बोले सुनो, 6 महीने के अंदर, और या फिर दूसरा एग्रीमेंट क्या किया उन्होंने, दोनों के बीच में और है, इनमें या तो ये एग्रीमेंट किया या ये एग्रीमेंट किया, दोनों वॉइड है। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, 6 महीने तक सूट कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते, भाई मेरी मर्जी में कभी भी करूं, करेक्ट है, बट नॉट मोर देन 3 years, यस और नो, आंसर इज यस, बट नॉट देयर आफ्टर, ऐसा अगर एग्री किया तो कैन आई सी इट इज वॉइड। मतलब इन टोटल अगर मैं बात करूं, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किन्हीं दो पार्टीज ने किया है जहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि मैं आप पर केस नहीं करूंगा, आप मेरे पे केस मत करना, हम ये मामला आपस में सुलझेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, कट जाएंगे, लेकिन कोर्ट में नहीं जाएंगे, ऐसा अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है जो लीगल प्रोसीडिंग को रोकने के लिए है, तो ये फिर वॉइड एब इनिशियो है, एज पर सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। करेक्ट है दोस्तों, फटाफट से बोलिए यस नो, बट इसके दो एक्सेप्शन है, इसके दो एक्सेप्शन है, फटाफट से अपन इन दोनों एक्सेप्शंस को भी देख लेते हैं। एक्सेप्शन नंबर 1, आर्बिट्रेशन, इसका एक्सेप्शन क्या है, आर्बिट्रेशन, आप कोर्ट नहीं जा रहे हो बट आप आर्बिट्रेशन कर ले रहे हो, आपको पता हो तो एक सीए फाइनल में आप पढ़ते थे लॉ में पहले, अभी पता नहीं आगे नए सिलेबस में आएगा कि नहीं आएगा, बट न्यू सिलेबस में सीए फाइनल में लॉ में पहले था ओल्ड सिलेबस में, और अब न्यू सिलेबस में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, दैट एक एक्ट होता है आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट, है ना, कि भाई आप कोर्ट में नहीं जा रहे हो बट आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके वहां पे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले रहे हो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो वहां पर भी देखो, कोर्ट में क्या होता है, जज साहब डिसीजन देते हैं, आर्बिट्रेशन में जज साहब नहीं होते, क्योंकि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हो, ठीक है, वहां होते हैं आर्बिट्रेटर, वो देते हैं डिसीजन, उस डिसीजन को बोलते हैं अवार्ड, ठीक है। तो आप सेक्शन 28 बोलता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, अगर आपने ऐसा लिखा है कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे लेकिन हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे और ये फलाना पर्सन है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा, एग्जांपल के लिए अभी रणवीर सिंह और फरहान अख्तर में एक भयंकर झगड़ा हुआ डॉन 3 को लेकर, समझ में आ रही बात, डॉन 3 के लिए लीड एक्टर अनाउंस हो गए थे रणवीर सिंह, बाद में रणवीर सिंह की धुरंधर सक्सेसफुल हुई और उन्होंने बोला कि मुझे डॉन अभी करनी नहीं है, ऐसे केस में और इन्होंने पहले से ही एग्रीमेंट करके रखा था, आमिर खान वॉज द आर्बिट्रेटर, कोर्ट में नहीं गए पहले, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया, और आमिर खान साहब कौन थे, आर्बिट्रेटर, जो डिसीजन आमिर खान साहब का था वो इन्होंने माना, और उसको हम बोलते हैं डिसीजन को, अगर आर्बिट्रेटर डिसीजन देता है उसको बोलते हैं अवार्ड, ठीक है। अभी रिसेंट एग्जांपल, मोक्ष ने एग्रीमेंट किया अपनी वाइफ मोक्षी से, दैट इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज दैट इन केस ऑफ डिस्प्यूट डाइवोर्स मैटर विल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेटर इंस्टेड ऑफ कोर्ट, यानी से कोर्ट ना जाके हम आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं, ये वैलिड है, ये एक्सेप्शन है सेक्शन 28 का। अच्छा, दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट में ही हमने पहले से बता दिया कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट, जनरली आजकल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो
लोग बता देते पहले से ही, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एडजुडिकेशन कब होगा, कहाँ होगा एडजुडिकेशन, कौन से कोर्ट में होगा, कोर्ट एक्स में नहीं होगा, कोर्ट वाई में होगा, या तो कोर्ट एक्स या कोर्ट वाई, या कोर्ट एक्स में ही होगा या कोर्ट वाई में ही होगा। मतलब आपने पूरे भारत के किसी भी कोर्ट में नहीं जा रहे हो, आपने एक स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकली आपने बता दिया कि इस कोर्ट में जाना है। ओके, सो इट वाज एग्रीड बिटवीन द पार्टीज दैट डिस्प्यूट विल बी फाइल्ड इन कोर्ट नंबर वाई नॉट इन कोर्ट एक्स। चलेगा, चलेगा। आप ये नहीं बोल सकते यार कोर्ट एक्स में क्यों नहीं, अरे आपने पहले से ही बोल के रखा ना, आप कोर्ट में जा रहे हो, कौन से कोर्ट में, पंजाब हाई कोर्ट में जा रहे हो, पंजाब में लुधियाना हाई कोर्ट में जा रहे हो, इंदौर हाई कोर्ट में जा रहे हो, आप अहमदाबाद हाई कोर्ट में नहीं जाओगे, करेक्ट। तो आप किसी एक पार्टी के यहाँ पे नहीं जा रहे हो, दूसरी कोर्ट में जा रहे हो, चलेगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट में पहले से मेंशन करके रखा था, तो इट इज नॉट वॉइड, इट इज वैलिड, क्योंकि आप कोर्ट में तो जा रहे हो ना। और सेक्शन 28 बोलता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, आप कोर्ट में नहीं जा रहे और आर्बिट्रेशन भी नहीं कर रहे और आप किसी दूसरी जुरिडिक्शन के कोर्ट में भी नहीं जा रहे, तो भैया फिर तो नमस्ते, ये एग्रीमेंट ही वॉइड है। नाउ कम्स सेक्शन 26 में था एग्रीमेंट रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, 27 ट्रेड, 28 लीगल प्रोसीडिंग, तीनों में एक्सेप्शन थे। यहाँ मैरिज में कौन से थे, दो, माइनर या फिर स्पेसिफिक पीरियड के लिए रिस्ट्रेन चलेगा। सेक्शन 27 गोशी, जी फॉर गुडविल, ओ फॉर आउटगोइंग पार्टनर, सी फॉर कॉम्बिनेशन, ई फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। अच्छा, इसमें दो एक्सेप्शन क्या थे, आर्बिट्रेटर या फिर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली बोला हुआ है। अब आते हैं ऐसा एग्रीमेंट जिसकी मीनिंग ही अनसर्टेन हो, जिसकी मीनिंग ही क्या हो, अनसर्टेन हो, सेक्शन 29। ऐसा एग्रीमेंट जिसकी मीनिंग ही क्या हो, अनसर्टेन, मतलब उसमें क्लियरली समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या कहना चाहते हो, अरे कहना क्या चाहते हो। ऐसा एग्रीमेंट जिसकी मीनिंग ही अनसर्टेन हो या कैपेबल ही नहीं है कि हम उसे समझ सकें, भैया ऐसा एग्रीमेंट ही वॉइड है। ए एग्रीड टू सेल हिज रेडियो टू बी फॉर रुपीज 500 और 800, अरे भाई 500 में बेचना है या 800 में बेचना है, हमें यही नहीं समझ में आ रहा, तो कैन आई से दिस एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज देयर इज नो सर्टेनिटी अबाउट द प्राइस ऑफ द रेडियो, so it is not clear whether the price is 500 or 800. Since it is not clear, can I say the agreement is this is the agreement where the meaning is not certain, and since the meaning is not certain, it is void ab initio. It is specifically declared as void by the Indian Contract Act. सेक्शन 29 हो गया। दोस्तों अगर आपको याद हो अपन ने 3 यूनिट्स खत्म करने पे आ गए, लास्ट सेक्शन है बेटा वेगरिंग एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट बेटा, वेगरिंग एग्रीमेंट, करेक्ट। वेगरिंग एग्रीमेंट, वेगरिंग एग्रीमेंट क्या एग्रीमेंट होता है, सेक्शन 30 में डिफाइन है। ये भी वॉइड एग्रीमेंट होता है, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी या मनी वर्थ, मतलब ऐसा एग्रीमेंट जिसमें क्या है, पेमेंट करना पड़ सके, पेमेंट करना पड़ जाए, या तो पैसा या उतने पैसे का कुछ, ठीक है। लेकिन कब पेमेंट करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ कोई अनसर्टेन इवेंट, कोई अनसर्टेन इवेंट। एग्जाम्पल बोलू वेगरिंग एग्रीमेंट का, सट्टा, ओ इंडिया जीतेगी कि पाकिस्तान, तो नहीं पता, अनसर्टेन है ना, कोई भी जीत सकता है, यस और नो। अब उस चीज पे आपने पैसा अगर मान लो आपने शर्त लगाई कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और आपने उस पर क्या कर दिया, सट्टा लगाया, करेक्ट। अब इंडिया जीतेगी कि पाकिस्तान, क्या ये सर्टेन है कि इंडिया ही जीतेगी, नहीं। क्या ये सर्टेन है पाकिस्तान ही जीतेगी, नहीं, अनसर्टेन है ना, कोई भी जीत सकता है ना। एग्जाम्पल के लिए अनसर्टेन, मिस्टर एच डी एग्रीमेंट विद द एंटायर क्लास, आप सबसे मैंने एग्रीमेंट किया कि अगर 6:30 बजे शाम को आज बारिश हुई तो क्लास विल पे ₹100 ईच, सभी लोग 100 रुपए मुझे देंगे, और अगर बारिश नहीं हुई तो मैं सबको 100 रुपए दूंगा। कैन आई से दिस एग्रीमेंट इज वेगरिंग एग्रीमेंट, व्हाई, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन सम अनसर्टेन इवेंट, और उसकी वजह से मुझे पैसा देना भी पड़ सकता है, मिल भी सकता है। तो कैन आई से वेगरिंग एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट विच इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ मनी or money is worth upon determination of some uncertain event, which depends upon agreement in which payment of money could be made or received based on the determination of some uncertain event, uncertain event है। अच्छा, क्या क्या essentials of wagering agreement है, ध्यान से देख लेते हैं एक बार। essentials of wagering agreement, देखो देयर मस्ट बी टू पार्टी, दो पार्टी होनी चाहिए, हर एक पार्टी के पास मौका होना चाहिए विन या लूज का। देखो आपने जिससे सट्टा लगाया, आपने लगाया इंडिया पे, सामने वाले ने लगाया पाकिस्तान पे, है ना, इससे आपके भी चांसेस जीतने के, सामने वाले के भी चांसेस जीतने के। मैंने जो क्लास से एग्रीमेंट किया था, बारिश होने के भी चांसेस है, नहीं भी होने के चांसेस है, प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्क। इस एग्रीमेंट में एसेंशियल्स ऑफ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीमेंट में यहां पर ऐसा होगा कि भाई प्रॉमिस आप कर रहे हो सामने वाले को
पेमेंट करने का कि कुछ पैसा देंगे, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी है। और साथ ही साथ किस पे डिपेंड है, कोई अनसर्टेन इवेंट पे। और कॉमन इंटेंशन क्या है, सट्टा लगाना। ऐसा हुआ तो मैं पैसे दूंगा, ऐसा हुआ तो मैं पैसे, मुझे पैसे मिलेंगे, करेक्ट है। प्रॉमिसर, प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल ऑन एन इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। इंडिया जीत भी सकती है, नहीं भी जीत सकती है, हैपनिंग नॉन हैपनिंग। अच्छा, पार्टी शुड हैव नो इंटरेस्ट एक्सेप्ट फॉर द स्टेक। और पार्टीज को अपने जीत और हार के अलावा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है ऐसे एग्रीमेंट में। ऐसे ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेगरिंग एग्रीमेंट। तो कितनी बात है, देयर शुड बी टू पार्टीज, दोनों पार्टीज के विन और लूज के चांसेस होने चाहिए। प्रॉमिस यहाँ पे मनी की वर्थ में है, अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड है, इंटेंशन बेट करने की है, कंडीशनल है। जो प्रॉमिस है वो कंडीशनल प्रॉमिस है, क्योंकि वो जो कंडीशनल, कंडीशनल किस पर है, एक ऐसे इवेंट पर जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, विच इज अनसर्टेन। और पार्टीज का सिर्फ स्टेक जीतने के अलावा, मतलब शर्त जीतने के अलावा, बैटिंग जीतने के अलावा कोई और है ही नहीं, कोई और इंटरेस्ट है ही नहीं ऐसे एग्रीमेंट। समझ में आ रही है। तो दो बातें हमने सीख ली, एक तो वेगरिंग एग्रीमेंट होता क्या, वॉइड होता है, और एग्रीमेंट ऐसा जो इसमें पेमेंट करना पड़ सकता है मनी की वर्थ में, डिपेंडिंग अपॉन द अनसर्टेन इवेंट। वेगरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट कोलेटरल टू वेगरिंग एग्रीमेंट्स आर वैलिड। वेगरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड, लेकिन उससे कनेक्टेड एग्रीमेंट्स जो होते हैं, सेकेंडरी एग्रीमेंट्स, वो वैलिड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एचडी ने बैटिंग करी पूरी क्लास से, ये मेन एग्रीमेंट है, और 1,000 रुपए 20 बच्चों को मैं दूंगा, 20 बच्चे हैं टोटल क्लास में, और एच डी लॉस द बेट, तो कहना है एच डी इज नाउ टू पे 20,000 टू क्लास, करेक्ट। नाउ दिस एंटायर एग्रीमेंट इज वाइड, एग्रीइंग एग्रीमेंट इज वाइड, बट उससे कनेक्टेड एग्रीमेंट क्या है, दूसरा कनेक्टेड एग्रीमेंट। मैंने क्या किया भाई, मुझे 20,000 देने, तो मैंने, मेरे एक कलीग हैं अभिषेक सर, अभिषेक सर से मैंने लोन लिया, कितने का, 20,000, 20,000 का। अच्छा, अभिषेक सर को नहीं पता था मैंने किस पर्पस के लिए लोन लिया है। अभिषेक सर को 2 मिनट के लिए मान लेते, पता ही नहीं था कि मैंने किस पर्पस के लिए लोन लिया है। तो कहना ही से ये जो अभिषेक सर और मेरे बीच में जो लोन वाला एग्रीमेंट हुआ है, ये 20,000 वाला, ये वैलिड है, और ये 20,000 मैंने आपको दे दी है, वो वाला वॉइड है। बट सर, अभिषेक सर को भी पता होता कि आपने सट्टा लगाया था और आप हार गए, इसलिए आपने 20,000 उनसे लोन लिया है, तो भैया इट इज फॉरबिडन बाय लॉ बिकॉज इट इज वेगरिंग एग्रीमेंट। एंड मिस्टर ना, तो अगर अभिषेक सर को पता नहीं था, तो कहने से ये कोलेटरल टू वेगरिंग एग्रीमेंट हो जाएगा, दूसरा वाला एग्रीमेंट, ये सेकेंडरी एग्रीमेंट हो जाएगा अभिषेक सर और मेरे बीच में। और ये मान के चलते कि उन्हें पता नहीं था, तो कहने से आई एम लाइबल टू रीपे 20,000 टू अभिषेक सर। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भैया मैंने तो लोन लिया था जो आपसे, वो सट्टा चुकाने के लिए दिया था, और सट्टा चुकाना इज, सट्टा खेलना है इज वेगरिंग एग्रीमेंट, वो वॉइड है, तो आपको भी पैसा गया, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एंड कोलेटरल टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर आल्सो वॉइड। ये भी आपको पता होगा, इलीगल एग्रीमेंट्स भी वॉइड होते हैं, कोलेटरल एग्रीमेंट्स टू द एग्रीमेंट, टू इलीगल एग्रीमेंट्स, कोलेटरल टू इलीगल एग्रीमेंट्स, मतलब कनेक्टेड एग्रीमेंट जो इलीगल से भी कनेक्टेड है, वो भी वॉइड होता है। यहां जाके मेरा पूरा चैप्टर समाप्त हो गया सेक्शन 30 का। इतना ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर में हमने आज 23 से लेकर 30 तक के सारे सेक्शंस पढ़ लिए हैं पिछले 50 मिनट में। फटाफट से एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था 23 एंड 24, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। सबसे पहले पढ़ा एफ स्क्वायर डी आई स्क्वायर, उसके बाद लास्ट में अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के लिए था इतिश ममा मिया। ठीक है, सेक्शन 23 एंड 24। 23 एंड 24 सर 25 खा गए क्या, नहीं, हमने यूनिट 2 में पढ़ लिया था। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस, सीओसी बैक टाइम याद करो। उसके बाद 26 मैरिज, 27 था ट्रेड, 28 क्या था, लीगल प्रोसीडिंग्स, 29 मीनिंग अनसर्टेन है, और 30 वेगरिंग एग्रीमेंट। और याद करो, अगर पूरे चैप्टर की सेक्शन अपन फटाफट से एक बार क्विकली याद करें। 11 कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, 12 अनसाउंड माइंड, 13 कंसेंट, 14 प्री कंसेंट, 15 कोर्शन, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 फ्रॉड, 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, 19 एंड 19A इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, 20 बाइलेटरल मिस्टेक, 21 मिस्टेक ऑफ लॉ, 22 यूनिलेटरल मिस्टेक, 23 एंड 24 अनलॉफुल ऑब्जेक्ट अनलॉफुल कंसिडरेशन, 25 चैप्टर 2 नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट्स सॉरी एक्सेप्शंस, 26 मैरिज, 27 ट्रेड, 28 लीगल प्रोसीडिंग, 29 अनसर्टेन एंड 30 वेगरिंग। करेक्ट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर। बहुत अच्छे से पढ़िए। कल अपन मिल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपको टाइम आ जाएगा, उस टाइम पर शाम को 8 से 9 के बीच में यूनिट 3 के क्वेश्चंस पूरे पास्ट एग्जाम्स के लिखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।